नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी 70,000 युवाओं को रोजगार का उपहार दे रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक दिवस है। 1947 में आज के ही दिन यानी 22 जुलाई को तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सरकारी सेवा में रहते हुए आपको हमेशा तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने के लिए काम करना है, देश का नाम रोशन करके दिखाना है। आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना ये बहुत बड़ा अवसर है। ये आपके परिश्रम का परिणाम है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में सभी देशवासियों ने अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले 25 साल, जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपूर्ण है, वैसे ही भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। आज दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बना है, भारत के प्रति जो आकर्षण बना है, आज भारत की महत्ता बनी है। हम सबको मिलकर के इसका पूरा लाभ उठाना है। देश में नियो मिडिल क्लास का लगातार विस्तार हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। भारत में बढ़ते नियो मिडिल क्लास की अपनी डिमांड्स हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। इस डिमांड की पूर्ति के लिए आज देश में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आज जब हमारी फैक्ट्रियां, हमारे उद्योग रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं तो उसका लाभ भी सबसे अधिक हमारे युवाओं को होता है। आजकल आप देखिए, आए दिन किसी नए रिकॉर्ड की चर्चा होती है, नए अचीवमेंट की चर्चा होती है। भारत से रिकॉर्ड मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। भारत में इस साल के पहले 6 महीने में जितनी कारों की बिक्री हुई है वो भी उत्साह बढ़ाने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी भारत में रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। ये सब देश में रोजगार बढ़ा रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। साथियों, भारत के टैलेंट पर
आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया में अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लोगों की उम्र तेजी से बढ़ रही है। सीनियर सिटीजन से दुनिया के कई देश विपुल संख्या से भरे हुए हैं। युवा पीढ़ी उनके यहां कम होती जा रही है। काम करने वाली आबादी घट रही है। इसलिए ये समय भारत के युवाओं के लिए बहुत मेहनत करने का है। अपनी स्किल, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का है। हमने ये देखा है कि भारत के आईटी टैलेंट की, डॉक्टरों की, नर्सों की और हमारे गल्फ कंट्रीज में तो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काम करने वाले हमारे साथियों की कितनी डिमांड रही है। भारतीय टैलेंट की इज्जत हर देश में, हर सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। इसलिए पिछले 9 वर्षों में सरकार का बहुत बड़ा फोकस स्किल डेवलपमेंट पर रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित कर रही है ताकि हमारे युवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हो सके। आज देश भर में नए मेडिकल कॉलेज, नई आईटीआईज, नई आईआईटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने का भी अभियान जोरों पर चल रहा है। 2014 तक हमारे देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज ही थे। पिछले 9 वर्षों में यह संख्या 700 से अधिक हो चुकी है। इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेजों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल डिमांड को पूरा करने वाली स्किल्स भारत के युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बनाने जा रही है। साथियों, आप सभी एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल में सरकारी सेवा में आ रहे हैं। अब आप पर भी देश की इस पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप सभी को अपनी आकांक्षाओं को भी विस्तार देने का प्रयास करना चाहिए। नई जिम्मेदारियों से जुड़ने के बाद भी आप सीखने और सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया को जारी रखें। आपकी मदद के लिए सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। एक बार फिर मैं आपको, आपके परिवार के लोगों को इस नई जिम्मेवारी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस नई जिम्मेवारी एक आरंभ बिंदु है। आप भी जिंदगी की अनेक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आपके माध्यम से जहां भी आपको सेवा करने का मौका मिले, देश का हर नागरिक अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके कारण बहुत नई ताकत को प्राप्त करें। आप अपने हर सपनों को पूरा करें, संकल्प को पूरा करें, इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं। इसके लिए मेरी तरफ से आपको
बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र उन्होंने सौंपा है। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और वो दिन जल्द आने वाला है जब भारत उन 3 देशों में शुमार होने जा रहा है जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर होगी। तो टॉप 3 में बनने वाला है भारत। और ऐसे में पहले नेता बैंक में लोन लेते थे और फिर ये काम होता था, लेकिन अब सब कुछ बहुत स्मूथली होता है। सरकार युवाओं के लिए, रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई है। दुनिया में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। ऐसे में 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र पीएम मोदी ने वितरित कर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने वाला है जल्द। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के लिए शुभ तीर्थ में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सीएम के आगमन को लेकर घाट पर बच्चों ने रंगोली बनाई है। साथ ही भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम और मंदिर को फूलों से सजाया गया है। इस दौरान सीएम योगी तीर्थ में गंगा का पानी लाने की योजना का बटन दबाकर शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वीडियो के जरिए लेआउट का प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो घाट पर बच्चों ने रंगोली बनाई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। अब से कुछ ही देर में मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़े कार्यक्रम रहने जा रहे हैं। सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान काफी अहम दौरा उनका ये माना जा रहा है और ऐसे में जल निकासी के भी यहाँ पे रास्ता दिए जाएंगे और इसी के साथ आगे कार्यक्रम जो है वो बढ़ने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है। यहां मनचलों से तंग आकर एक 10वीं के छात्र ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। इसके बाद भी मनचले उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि स्कूल जाते समय छात्रा से 2 मनचले छेड़छाड़ करते हैं। वहीं जब छात्रा ने ये पूरी आपबीती अपने भाई को बताई तो मनचलों ने लड़की के भाई को भी जमकर पीटा। वहीं परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर दी है। तो बच्ची ने परेशान होकर स्कूल छोड़ दिया, लेकिन मनचलों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं कि उन्होंने फिर भी बच्ची का पीछा नहीं छोड़ा है। और ऐसे में जब उसने अपने भाई को पूरी बात बताई, आपबीती बताई, उसके बाद जब भाई ने उसका विरोध किया मनचलों का, तो उन्होंने उसके भाई को भी पीट दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित एक हॉस्पिटल में एक दिन की मासूम की मौत हो गई है। मासूम की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने के कारण बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर बच्चे का इलाज कर रहा डॉक्टर मौके से फरार हो गया है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है और उन्होंने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर कुवारसी पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद बच्चे के पिता ने अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दे दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है। बिल्कुल, देखिए परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि एक बच्चे की तबीयत खराब होती है और तबीयत खराब होने के बाद में वहां ले जाते हैं खाली और एक गलत इंजेक्शन लगा दिया जाए जिससे बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद में जब बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होती है, परिजन बच्चे के जो उस समय बच्चे की मौत नहीं होती है, परिजन मांग करते हैं बच्चे को कहीं और दिखाने की, तो अस्पताल जो प्रशासन है साफ तौर पर मना कर देता है और परिजनों के साथ अभद्रता की जाती है। जी, कितने दिन की ये बच्ची बताई जा रही है? देखिए, जो बच्ची है ये तकरीबन 1.5 साल की बच्ची है और इसके जो फादर हैं वो कहीं बाहर जॉब करते थे। इसकी तबीयत खराब होती है, किसी रिश्तेदार के हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ इसका इलाज किया जाता है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो इंजेक्शन लगाने की कितनी देर बाद बच्ची की मौत हो गई थी? देखिए, जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया उसके आधे घंटे बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने जब अस्पताल प्रशासन से कहा कि बच्ची की तबीयत खराब हो रही है, इसको देखा जाए या हम कहीं और ले जाने की व्यवस्था की जाए, तो अस्पताल प्रशासन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि बच्ची को कहीं और ले जाने दिया। जो परिजनों ने ज्यादा हंगामा काटा तो उनके साथ अभद्रता की गई। इसके कुछ देर बाद ही बच्चे की मौत हो जाती है। जी,
पुलिस को तहरीर दे दी गई है परिजनों द्वारा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या डॉक्टर पकड़ लिए गए हैं? अस्पताल को सील किया गया है? क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है वहां पे? देखिए, अभी तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि जो बच्चे के परिजन है उन्होंने एफआईआर के लिए कल तहरीर तो दी थी, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है नहीं है, इसमें भी ऑफिशियल बयान आना बाकी है। रही बात अस्पताल तो क्यों एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? बिल्कुल, क्योंकि तहरीर दे दी गई है। प्रशासन ने एक तरफ अपना पक्ष रखा है कि क्योंकि अस्पताल से जांच कर रहे हैं, जांच के बाद में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर तो खबर तो ये भी निकल के सामने आ रही है ना प्रदीप की जो डॉक्टर था जिसने इंजेक्शन लगाई है वो फरार चल रहा है इस वक्त। वो भागा क्यों जब सही इंजेक्शन था? तो बिल्कुल, डॉक्टर तभी मौके से भागा है और उसका जो वीडियो है वो भी अभी सीसीटीवी से वीडियो अभी मिला है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो डॉक्टर है उससे लापरवाही थी। यही कारण है कि वो जल्दी से भाग गया अपना बैग वैग लेके, और प्रशासन ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो प्रशासन के ऊपर दबाव है अस्पताल का, कोई बड़ा अस्पताल है, बड़े डॉक्टर है, नामी डॉक्टर है, हो सकता है इसकी जांच चल रही है, उसके बाद में जो मामला सामने आएगा उसके बाद में एफआईआर दर्ज होगी। जी, तो अस्पताल की तरफ से कुछ बयान निकल के सामने आया है क्या? उनकी तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, अस्पताल के जो संचालक है डॉक्टर चित्ररंजन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने जो है हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती है। बच्ची की तबीयत खराब थी, कैसे क्या हुआ इसकी जांच करी जा रही है। बाकी जो हमने इलाज दिया है बच्ची को, वो सारा का सारा जो है हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, शीट है, उसमें देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और जो प्रशासन है, जो सीएमओ, हमने उनको उसकी कॉपी भी भेज दी है। जी, ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हापुड़ की सिंभावली थाना पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि मुरादपुर गांव में एक गिरोह लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते हैं। सूचना के आधार पर शुक्रवार को गांव में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से 50,000 की नकदी, 2 लैपटॉप, प्रिंटर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर इंटरनेट एवं अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपियों ने बताया कि वो गांव में लोगों को विदेश भेजने के नाम पर फंसा लेते थे, जिसके बाद उनसे टोकन मनी लेकर जगह बदल देते थे। और रायबरेली मिल एरिया थाना क्षेत्र के खेवईपुरवा गांव में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां देर रात एक झोपड़ी में दबंगों ने आग लगा दी। आपको बता दें कि कल ही दबंगों ने पीड़ित को पीट कर लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो वही मौका देखते ही दबंग भूमाफियाओं ने देर रात पीड़ित की झोपड़ी में आग लगा दी। और मणिपुर में पिछले 2 महीने से चल रही हिंसा और महिलाओं के साथ में हो रहे अत्याचार पर रोक लगाकर शांति व्यवस्था कायम करने की मांग को लेकर गुरुवार को रायबरेली में सपा महिला सभा के बैनर तले शहर के हाथी पार्क चौराहे से शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। तो सपा महिला सभा ने निकाला है कैंडल मार्च, और मणिपुर में जो हिंसा हुई है, जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, उसको लेकर उनकी तरफ से विरोध जताते हुए कैंडल मार्च निकाला है। काफी ज्यादा आक्रोश यहाँ पे महिलाओं में देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ रायबरेली की बात है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। और मणिपुर कांड को लेकर ये जो आक्रोश है वो अब देखिए उसी को देखते हुए कैंडल मार्च निकाला गया है। और हापुड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर, ट्रॉली और ऑटो में जोरदार भिड़ंत हो जाती है। हादसे में ऑटो सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो जाती है और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कुछ लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर हमला। बंगाल में अत्याचार पर कांग्रेस चुप। बंगाल पर विपक्ष चुप क्यों है? स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर हमला किया है। बंगाल में जो हिंसा हुई है उस पे क्यों चुप है कांग्रेस, उन्होंने साफ तौर पे पूछा है। बंगाल में 56 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हत्या हुई है। मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष, स्मृति ईरानी ने ये कहा है। तो बता दें कि कई दिनों से लगातार
हर एक राज्य से तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है वो काफी ज्यादा भयावह है और ऐसे में राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। इसी संदर्भ में देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि जो बंगाल में हिंसा हुई है, तेलुगु की हत्या हुई है, जो तस्वीरें लगातार निकल के सामने आ रही है, उस पे कांग्रेस ने क्यों चुप्पी साधी हुई है। रायबरेली में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग की 5 शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महिलाएं राजस्थान की रहने वाली है, जिनके पास से 345 साड़ियां और 24 जींस बरामद हुई है। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। तो महिलाओं के पास से साड़ी बरामद हुई है 545 और इसी के साथ 5 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और रायबरेली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। रायबरेली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और ये जो बोरे आपको नजर आ रहे हैं, इसमें जीन्स और साड़ियां भरी हुई है और ऐसे में ये 5 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी ये महिला और जिसके बाद से पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए इन 5 को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कई जीन्स बरामद हुई है और कुछ साड़ियां भी इनके पास से मिली है। इन जो कट्टे और बोरे देख पा रहे हैं आप, इनमें साड़ियां और जीन्स ही भरी हुई है। वही मेट्रो सिटी से अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने जारी की है एडवाइजरी। मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा रविवार को रहेगी बाधित। सुबह 6 बजे तक ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। तो रविवार सुबह 6 बजे तक ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन इस दौरान रहेगा बंद। राजीव चौक और मंडी हाउस तक भी सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। ये बता दें, ये तीनों मेट्रो स्टेशन काफी ज्यादा व्यस्त माने जाते हैं और ऐसे में जानकारी निकल के सामने आ रही है कि रविवार सुबह 6 बजे तक ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। और इसके साथ बता दें, बाराखंबा रोड की बात कर ली जाए या फिर राजीव चौक की मंडी हाउस की भी सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। तो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने जारी की है एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि रविवार सुबह 6 बजे तक ब्लू लाइन जो है वो उपलब्ध नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।